बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा आज सेशन बाकायदा स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैंने फर्स्ट ईयर के चैप्टर 1 से ली हैं और कुछ अपनी तरफ से चीज़ें ऐड की हैं रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहली चीज है एटम। केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एटम की समझ होगी तो हम बाकी चीजों को भी समझेंगे। तो हम एटम की हिस्ट्री देखते हैं। 2000 या 2500 साल पहले ग्रीक फिलोसफर्स, ये जो ग्रीक बोला जाता है ना, ये एक्चुअली उर्दू में यूनान इसको कहते हैं। और जो मुस्लिम्स का दौर था ना, मुस्लिम साइंटिस्ट का, वो यूनानियों के बाद आता है। यानी मुस्लिम साइंटिस्ट ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने यूनानियों की बुक्स को ट्रांसलेट किया था अरबी में, और फिर उस नॉलेज को समझा और फिर उसमें इजाफा किया। तो एक्चुअली साइंस, जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट होती है ग्रीक फिलोसोफर से। जी डियर स्टूडेंट, ये जो इनरोल्ड होंगे इनको मिलेंगे ये शॉर्ट नोट्स हैं। ये इस चीज का जवाब है कि आप 40-35 दिनों में कैसे तैयारी करेंगे। ये नोट्स इस चीज का जवाब है। ये पहला चैप्टर है और ये फॉन्ट मैंने बड़े किए हुए हैं। ये कुछ चंद पेजेस पे है बस। ग्रीक फिलोसफर्स का ख्याल था कि जो जितना भी मैटर है ये कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होता है टाइनी पार्टिकल्स पे, बहुत छोटे पार्टिकल्स पे। और ल्यूसिपस और उसका शागिर्द डेमोक्रेटस, इन दोनों ने उन पार्टिकल्स का नाम रख दिया एटम्स। ठीक है। और ये वर्ड उन्होंने कहाँ लिया? ग्रीक वर्ड एटोमॉस से लिया, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, ना काबिल तकसीम। और उनकी ये बात कोई प्रैक्टिकली बेस्ड नहीं थी, ये थ्योरेटिकल बात थी कि मैटर को डिवाइड करें तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पार्टिकल ऐसा आ जाएगा जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वो पार्टिकल कहलाएगा एटम। यानी दूसरे लफ्जों में उनकी बात का मतलब है जितना भी मटेरियल है, मैटर है, जो आपको मैटर को तो समझते हैं ना, व्हाट इज अ मैटर, डिफाइन कर सकते हो? जरा जल्दी से कमेंट करो, व्हाट इज मैटर। जी डी स्टूडेंट्स, आपके मैंने आंसर्स देखे हैं, तो अब आंसर को सुने ध्यान से और अपनी करेक्शंस आप लोगों ने करनी है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज mass, जो वेट कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। वेट जमीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है, और जब आप स्पेस में चले जाएं तो वेट जीरो हो जाता है। तो वेट और मास में फर्क है। सो इसलिए हम कहते हैं एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, दिस इज कॉल्ड मैटर। कुछ लोगों का आंसर ठीक था, शाबाश। ठीक है। वेट होता है जब किसी मैटर पर जमीन की जितनी भी फोर्स लग रही हो, अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, उसे वेट कहते हैं। और उसकी वैल्यू होती है mg, यानी मास मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये वेट और मास में डिफरेंस।
जो नोटेबल ग्रीक फिलोसफर्स हैं उनमें डेमोक्रेटस के अलावा सुकरात है, प्लेटो है और एरिस्टोटल है। दिस इज जीके पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये मैंने एक जानबूझ के खास तरतीब से लिखा है। इसका मतलब है कि सुकरैट्स, जिसे हम उर्दू में सुकरात कहते हैं, ये उस्ताद था प्लेटो का। प्लेटो आगे उस्ताद था, टीचर था एरिस्टोटल का, जिसे हम अरस्तु कहते हैं, और प्लेटो को उर्दू में अफलातून कहते हैं। तो दिस इज वो जीके के रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है। और इवन वो जो इंटरव्यू सेशन में, इंटरव्यू पैनल में, वो एक जनरल नॉलेज का बंदा बैठा होता है। तो आप क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, तो वो आपसे इस तरह का क्वेश्चन कर सकता है, इंटरव्यू में भी कर सकता है। फिर आ गई, ये तो बात थी बहुत पुरानी। मुस्लिम साइंटिस्ट ने एटम की थ्योरी पर कुछ ज्यादा वर्क नहीं किया, उनका वर्क ज्यादा प्रैक्टिकल था। ठीक है। सो 19th सेंचुरी में एक अंग्रेज थे और ये स्कूल टीचर थे, जॉन डॉल्टन। बुक पे लिखा हुआ है इंग्लिश स्कूल टीचर। तो इसका मतलब ये ना समझना कि वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। इंग्लिश उनकी कौम को शो कर रहा है, वो अंग्रेज थे। उन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी डेवलप की। इस थ्योरी के मेन 4 पॉइंट्स ये हैं। एक पॉइंट वही है, मैटर एटम्स का बना होता है। दूसरा पॉइंट है, यानी एटम्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं, जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये बात ग्रीक फिलोसफर्स वाली जॉन डॉल्टन ने ये बात कह दी। अगली बात भी वही है कि एटम्स इनडिविजिबल हैं और इनडेस्ट्रक्टिबल हैं। इनको तकसीम नहीं किया जा सकता, पर इनको तोड़ा भी नहीं जा सकता। तीसरा पॉइंट है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल। डियर स्टूडेंट, ये तीनों पॉइंट्स के बारे में आप अब एमएससी, बीएस, एमफिल कर चुके हैं। तो बताएं, क्या ये बातें दुरुस्त हैं तीनों? क्या एटम में सबसे छोटा पार्टिकल एटम है? क्या एटम डिवाइड नहीं किया जा सकता? एटम को तोड़ा नहीं जा सकता? क्या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक जैसे होते हैं? नहीं, तीनों पॉइंट्स रॉन्ग हैं। सो फोर्थ पॉइंट है उसका, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स वेरी इन साइज, mass एंड अदर प्रॉपर्टीज। ये बात इसकी ठीक है कि एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के वगैरह, उनका साइज, मैस और प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स मॉडर्न concept of atom. This is the definition. Atom is the smallest particle of an element which can take part in a chemical reaction. अगर आपसे कहा जाए इस बात को जरा एलेबोरेट करो, विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये तो समझ आ रहा है। चलो, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। चलो ठीक है कि एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। कौन सा छोटा पार्टिकल? विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब भी केमिकल रिएक्शन होता है, एक्चुअली उस रिएक्शन में एटम्स हिस्सा लेते हैं। नहीं, क्वार्क, ये मोहम्मद अरसलान का कमेंट सब बच्चे देखें। इन्होंने लिखा है क्वार्क इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। दैट्स गुड, दैट्स ट्रू, बट क्वार्क
केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। यानी केमिकल रिएक्शन में एटम्स जो हैं, और केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि रिएक्शन से पहले एक चीज की केमिस्ट्री यानी केमिकल नेचर और थी, और रिएक्शन के बाद और हो गई। तो रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एक चीज की केमिस्ट्री दूसरी चीज की केमिस्ट्री में चेंज हो जाती है, एक केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल लो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। क्या बनाते हैं ये? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। आप देखें, पहले क्या था? कार्बन, कार्बन ब्लैक फॉर्म में अमूमन होता है, ग्रेफाइट और कोल की फॉर्म में, डायमंड की फॉर्म में भी होता है, उसमें ये चमकदार होता है। लेकिन मोस्टली ये समझ लें, यानी ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। सॉलिड है, ब्लैक कलर हो सकता है, या वो डायमंड में शाइनिंग हो सकती है। ऑक्सीजन गैस है और ट्रांसपेरेंट होती है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसकी प्रॉपर्टीज और है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज अपनी है और कार्बन की प्रॉपर्टीज अपनी है। ये किस किस से रिएक्शन करके क्या, ये किस किस से रिएक्शन करके क्या बनाता है, दोनों की प्रॉपर्टीज और हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से मिले तो CO2 बन गया। अब CO2 गैस है, लेकिन ये ऐसी चीज से बना था जो सॉलिड है, लेकिन अब ये गैस है, तो इसकी फिर इसकी सारी प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन और ऑक्सीजन से मुख्तलिफ है। तो पहले चीज और थी, अब चीज और बन गई। दिस इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है। जो फैसल शहजाद ने लिखा है उसका आंसर मोहम्मद अरसलान ने दिया है कि कन्वर्जन ऑफ मैस इनटू एनर्जी ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, दैट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। वो केमिकल नहीं कहला सकता। केमिकल में सिंपली मैंने आपको बताया, दूसरे वर्ड्स में आप सुन लें कि एक चीज की नेचर चेंज होके कोई और चीज में चेंज जाती है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी। इसकी केमिकल फिजिकल इससे डिफरेंट होगी। एक आधी चीज मैच भी हो सकती है, जैसे यहाँ ये ओ गैस है तो ये भी गैस है, ये O2 ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है, ये भी कलरलेस है। कुछ प्रॉपर्टीज मैच है, बट बहुत सारी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। खास तौर पर केमिकल प्रॉपर्टीज सारी डिफरेंट होती हैं। सो हम यहाँ सपोज करते हैं कि कोल ने पार्टिसिपेट किया है, कोयले ने, तो कोल का एक एटम ऑक्सीजन गैस के दो एटम से मिलता है, ये ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से मिलता है, तो एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फिर कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के दो एटम से मिलता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनता है, फिर तीसरा, इस तरह मिलता है, फिर चौथा। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में जो कोयला है उसमें कार्बन के एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ऑक्सीजन के दो एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के जो के रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इज इट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देख लेते हैं एटम वर्सेस एलिमेंट। इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि एटम और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है।
ठीक है। तो ये स्टूडेंट, मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये बात समझाता हूँ। जब वाटर का एनालिसिस किया गया तो पता चला कि वाटर में दो तरह के एटम्स हैं, और एक वो एटम है जिसमें एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। दूसरा वो एटम है जिसमें 8 प्रोटॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो उस वक्त जब ये वाटर का एनालिसिस किया गया तो ऑक्सीजन एलिमेंट ऑलरेडी डिस्कवर हो चुका था पहले ही किसी और चीज में, एसिड्स के अंदर। तो ऑक्सीजन के एटम्स में क्या होता है, इसके एटम किस तरह के होते हैं कि 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तो वाटर के अंदर भी वही चीज मिली। तो फिर उन्होंने कहा, रिसर्च करने वाले ने, कि वाटर एक तो ऑक्सीजन के एटम्स का, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं, ऑक्सीजन के एटम्स का बना होता है। ठीक है, यानी वो एटम्स जिनमें 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, उन्हें हम कहेंगे ये ऑक्सीजन के एटम्स हैं। मोस्ट एक्यूरेटली हमें वर्ड बोलना चाहिए प्रोटॉन के लिहाज से बस। जिसके न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है, हम उस एटम को ऑक्सीजन का कहेंगे एटम। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स? तो एक तो उन्हें ये चीज मिली। अब ऑक्सीजन का नाम कैसे, ऑक्सीजन कैसे पड़ा हुआ है? ये दो वर्ड्स हैं ग्रीक लैंग्वेज में, ऑक्सो, जीनिस। ऑक्सो मीन एसिड और जीनिस मीन फॉर्मिंग। आप जरा गौर करें, जाबर बिन हयान ने नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड पर काम किया, और जाबर बिन हयान ने इनको लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया। इन एसिड्स में ऑक्सीजन मौजूद है, इसलिए ऑक्सीजन एलिमेंट का नाम उस रेफरेंस से दिया गया है कि ये एसिड्स बनाने वाला एलिमेंट है। अच्छा, दूसरा देखा गया, हाइड्रोजन के दूसरे तरह के जो एटम्स हैं वाटर के अंदर, उसमें एक ही प्रोटॉन है। उस वक्त हाइड्रोजन डिस्कवर नहीं हुआ हुआ था। तो फिर हाइड्रोजन का नाम रख दिया गया हाइड्रोजीनिस। ग्रीक वर्ड्स में हाइड्रो वाटर को कहते हैं, जीनीस फार्मिंग को कहते हैं, तो वाटर फार्मिंग। तो इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, एलिमेंट बजाते खुद कोई चीज नहीं है, एलिमेंट एटम्स की वजह से ही है। ऐसा एटम जिसमें एक प्रोटॉन होगा, हम कहेंगे ये हाइड्रोजन एलिमेंट का है। एलिमेंट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि एलिमेंट का लफ्जी मतलब होता है बुनियादी चीज, सबसे सिंपलेस्ट चीज, जिसको मजीद सिंपल ना किया जा सकता हो, उसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे हम वाटर को एलिमेंट नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि वाटर को सिंपल किया जा सकता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, मजीद डिवाइड किया जा सकता है। लेकिन हाइड्रोजन किसी और एलिमेंट का नहीं बना होता, ऑक्सीजन किसी और चीज का नहीं बना होता। सो इनको एलिमेंट्स कह दिया गया। एलिमेंट कहते हैं बुनियादी चीज को। सो अगर किसी एटम में 8 प्रोटॉन होंगे, हम कहेंगे कि वो एटम ऑक्सीजन का है। तो एलिमेंट्स का वजूद एटम्स की वजह से ही होता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं और जल्दी से अब इसको देखते हैं कि अब मॉडर्न रिसर्च से पता चला कि एटम जो है वो
डिविजिबल है और वो एटम से छोटे पार्टिकल से बना होता है जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्री और कंपोजिट। अब वर्ड ये आ गया एलिमेंट्री। मैंने आपको बताया एलिमेंट का क्या मतलब है, जो बेसिक चीज हो, जिसको मजीद सिंपल ना किया जा सकता हो। ठीक है। सो एटम्स के पार्टिकल्स दो तरह के, एलिमेंट्री और कंपोजिट। एलिमेंट्री वो हैं जो और किसी से नहीं बने होते, जैसे इलेक्ट्रॉन्स और क्वार्क्स, ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, ये किसी और पार्टिकल के नहीं बने होते। और दूसरी टाइप के पार्टिकल है कंपोजिट। कंपोजिट किन को कहेंगे, जो एलिमेंट्री से बने हो, हैं ये भी सब एटॉमिक। मेक इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स, these are all subatomic, but they are composed, they are made from elementary। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि, बल्कि मैं इसकी एग्जांपल पहले दे देता हूं। कंपोजिट की एग्जांपल है प्रोटॉन, आपको पता है, कॉमन है, ये क्वार्क्स का बना होता है। और न्यूट्रॉन, ये बना होता है प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का और न्यूट्रिनो का। न्यूट्रिनो का बना होता है। तो ये कंपोजिट हुए ना, ये एलिमेंट्री तो नहीं है, ये तो खुद आगे किसी से बने होते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि एटम जो है उसके बुनियादी पार्टिकल्स जिनसे वो बना होता है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, वो कौन से हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट आर द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ एटम? ऑब्वियसली दे आर इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। इनसे ही सब कुछ बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वगैरह, बाकी जितने भी पार्टिकल्स हैं, हिप्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सब इनसे बने हुए हैं, इनसे। इसलिए बच्चों आप कह सकते हैं ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ। याद करो ग्रीक फिलोसफर्स ने क्या कहा था, याद करो ग्रीक फिलोसफर्स ने कहा था ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। याद करें, यही कहा था ना। लेकिन मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। ये क्वार्क की दो टाइप्स हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको भी जाने की जरूरत नहीं बस। ठीक है। हाँ, इंटरव्यू में जाएं और जिसकी फिजिकल केमिस्ट्री हो स्पेसिफिक, स्पेशल, जिसने रखी हो बीएस में या एमफिल वगैरह में, वो इसको पढ़ के जाए। वो फिर वो बात की बात है, वो इंटरव्यू सेक्शन की बात है, वो फिर बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा ये चीजें। सो कीप इट क्लियर। ये किसी बच्चे ने शेयर किया है, मोहम्मद अरसलान ने। सो डियर स्टूडेंट्स, इसको प्लीज क्लियर रखें। ये इतनी डिटेल नहीं इसमें करने की जरूरत हमें। ये मोहम्मद अरसलान ने कमेंट किया है, बहुत डिटेल में इन्होंने लिखा हुआ है। तो इतनी डिटेल रिटन टेस्ट के लिए करने की कोई जरूरत नहीं है भाई, हमने नहीं इतना खपना। सो मेक इट क्लियर कि फंडामेंटल पार्टिकल्स तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी तीन है, इलेक्ट्रॉन, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ एटम्स, दो तरह के एटम्स हैं। वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे नोबल गैसेस के एटम्स हैं, ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाते। और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं नोबल गैसेस के अलावा, वो तमाम बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं, या वो अपने जैसे एटम्स के साथ, या वो किसी और एलिमेंट के एटम्स के साथ बॉन्ड्स बनाते हैं। सो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बर्जीलस आसान है, बस ये हमने, इसको कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं।
कि इसने सिंबल्स का सिस्टम डेवलप किया, एलिमेंट्स को सिंबल्स दिए और एटॉमिक मैसेज फाइंड किए। मैटर के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल देखते हैं। मैटर की दो मेन टाइप्स हैं, एक प्योर सब्सटेंस और एक मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस के आप एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंस की दो टाइप्स हैं, एलिमेंट जिसमें तमाम एटम्स का प्रोटॉन नंबर सेम होता है। अगर आपसे कहे कोई एलिमेंट को डिफाइन करें तो बच्चों आपने इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। यकीन करें मैं इंटरव्यूज में मैं नहीं ज्यादा वो गहरी बातें नहीं पूछता, मैं तो इन बातों पे ही फंसा लेता हूँ बच्चों को। वो इंटरव्यू देने आए होते हैं या डेमो देने आए होते हैं कि बेसिक एलिमेंट कंपाउंड पे ही फंसा लेता हूँ, क्लैरिटी नहीं है किसी को। तो मैं उन्हें कहता हूँ बच्चों आपको खुद क्लैरिटी नहीं है तो आप आगे स्टूडेंट्स को क्या क्लियर करोगे, आप बताओ। तो व्हाट इज एन एलिमेंट? एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस, या आप कह सकते हैं एलिमेंट इज अ टाइप ऑफ मैटर इन विच all the atoms have same atomic number या same proton number। अब हम आ जाते हैं कंपाउंड पे। कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस या टाइप ऑफ मैटर इन विच, या आप इसमें कह सकते हैं विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स एंड एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड। ये बात कंपाउंड की डेफिनेशन की जान है। केमिकली बॉन्डेड का वर्ड जरूरी है, नहीं तो कंपाउंड की डेफिनेशन गलत है। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना है। कंपाउंड इज अ टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस या मैटर दैट इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स and atoms of these elements are chemically bonded with definite ratio। उनकी रेशो भी मखसूस होती है। वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या रेशो है? 2:1। अगर आप एटम की तादाद को देखें, अगर आप मैस को देखें तो 1:8। कभी कोई ऐसा वाटर का मॉलिक्यूल देखा है जिसमें हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2? उसको आप वाटर कहेंगे? कभी भी नहीं, आप उसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहेंगे। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया। मिक्सचर, मिक्सचर की दो टाइप्स हैं होमोजेनस, हेट्रोजेनस। ध्यान से सुनना है, बहुत आसान है। होमोजेनस जो मिक्सचर है इसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और ये किससे बना होता है? एलिमेंट, दो एलिमेंट्स का भी मिक्सचर हो सकता है, लेकिन उन एलिमेंट्स के एटम्स केमिकली बॉन्ड ना हो। ठीक है, मैं आपको मिसाल दूं। एग्जांपल है हीलियम और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर। हीलियम के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे, हालांकि ये मिक्सचर दो एलिमेंट्स का है। तो फर्क पता चल गया, कंपाउंड में और होमोजेनस में थोड़ा फर्क पता चल रहा है। कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड होना जरूरी है बच्चों, इधर नहीं। तो मिक्स होमोजेनस मिक्सचर दो एलिमेंट्स का हो सकता है, ये एक दो से ज्यादा का भी हो सकता है। ठीक है, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकते हैं, एक एलिमेंट हो सकता है कंपाउंड। एग्जांपल दूं, हीलियम और स्टीम या हीलियम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हीलियम एलिमेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, दोनों का मिक्सचर। तो मिक्सचर एलिमेंट्स का हो सकता है या एलिमेंट और कंपाउंड का हो सकता है, या सिर्फ या कंपाउंड्स का भी हो सकता है, दो से या दो से ज्यादा कंपाउंड्स भी इसमें मौजूद हो सकते हैं। लेकिन मेन प्रॉपर्टी क्या है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो हर जगह।
और हेट्रोजेनस में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। बाकी ये भी दो एलिमेंट्स का हो सकता है, दो से ज्यादा एलिमेंट्स का हो सकता है, या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। आप देख रहे हैं कहीं ग्रीन कलर ज्यादा है और कहीं रेड कलर ज्यादा है, यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारा यूनिफॉर्म। मेरे पॉइंट नंबर 11 का जवाब दो जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 11 का जवाब दो जल्दी जल्दी। शाबाश, जल्दी करें, जल्दी जल्दी, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। दे देता हूं ब्रेक आपको। ठीक है, इतने लोग बैठे हुए हैं, 8-10 का रिप्लाई है भाई, सो रहे हो? जागना पड़ेगा क्लास में, किसी दिन तो जागना पड़ेगा ना, आज ही जाग जाओ। हाय, अब होमोजेनस कहाँ से आ गया? और होमोजेनस क्यों कह रहे हो? होमोजेनस में तो दो एलिमेंट होने चाहिए, ये तो एक ही एलिमेंट है। होमोजेनस या दो एलिमेंट या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का होता है, या कंपाउंड्स का होता है, ये तो एक ही एलिमेंट है। एलिमेंट तो एक है ये, ऑक्सीजन। क्या कोई और एलिमेंट बच्चों नजर आ रहा है? ऑक्सीजन के अलावा नजर आ रहा है कोई और है? हाइड्रोजन है, साथ कार्बन है, कुछ भी तो नहीं है, अकेला एक एलिमेंट है। हाँ, उसमें उसके 3 एटम जरूर हैं, लेकिन एलिमेंट तो एक ही है। सो इट इज एन एलिमेंट, इट इज नॉट अ कंपाउंड, बिकॉज कंपाउंड में दो एलिमेंट होने चाहिए। होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर में भी दो से ज्यादा या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड्स होने चाहिए, इनका नाम ही मिक्सचर है। हाँ, उनका आपस में केमिकल बॉन्ड नहीं होता। बच्चों, क्लियर हो गई बात? देखो कितनी बड़ी साइंस है, और इस पे फंस जाते हैं बच्चे। यकीन करो, अगला सवाल फिर मेरा पता है क्या होता है? बेटा, डिग्री कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? रिपीट कर दूं? बेटा, बात ये है, आप इन चारों की डेफिनेशन को माइंड में रखें। तो एलिमेंट की डेफिनेशन है कि ये ऐसे एटम्स का बना होता है जिसका प्रोटॉन नंबर सेम है। तो आप देखें, फार्मूला देखें, O3, यानी 3 एटम्स हैं और तीनों ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं। ऑक्सीजन का प्रोटॉन नंबर क्या होता है? 8। सो ये एक ही एटॉमिक नंबर वाले एटम्स से बना है, सो दिस इज एलिमेंट। ये कंपाउंड नहीं हो सकता, कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे HCl, जैसे H2O, जैसे ग्लूकोज, जैसे CO2, जैसे CO, जैसे NH3। समझ गए? NaCl कंपाउंड है सारे, किसी में आयनिक बॉन्ड है, किसी में कोवलेंट बॉन्ड है। और मिक्सचर में तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होने चाहिए। जो मिक्सचर हैं, ये बेचारे इन दोनों से बने होते हैं, इन दोनों से, एलिमेंट्स और कंपाउंड से बने। तो बेसिक ये दो हैं। ठीक है, अब नमाज की हम ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, इसको नाम नहीं मैंने लिया, ओजोन तो इसको कहते हैं, लेकिन आप किसको किस कैटेगरी में रखेंगे ना, ये सवाल था मेरा। ठीक है, वैसे तो ये ओजोन ही है। तो नमाज की ब्रेक है, और आप लोग जो है कोशिश करें कि 10 मिनट्स में आ जाए। ठीक है, बल्कि 10 मिनट ज्यादा हैं। चले कोई नहीं, आप 10 मिनट्स में आ जाएं फौरन। ठीक है, फ्रेश होके, नमाज में वजू तो करना होता है, मुंह हाथ धो के फ्रेश होके बैठे क्लास में, जाग के बैठे। किसी दिन तो जागना है, तो आज ही जाग जाओ बच्चों।
Dear students, welcome back after the break. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एविडेंस ऑफ एटम। क्या एविडेंस ऑफ एटम में ये है कि एटम के बारे में हमारे पास मॉडर्न डेज में जो सबूत है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके जो क्रिस्टल जो होती है, चाहे वो ग्रेफाइट की हो, फर्स्ट ईयर की बुक में ग्रेफाइट की एग्जांपल है, तो कोई भी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी क्रिस्टल की हम डायग्राम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से स्क्रीन पर ले सकते हैं। तो उसमें हमें एटम की रोज नजर आती हैं। जैसे बुक में आप वो एग्जांपल देख सकते हैं कि उसमें कार्बन जो है उसकी आ, उसमें कार्बन एटम्स की रोज नजर आती हैं ग्रेफाइट का जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिया जाए, डायग्राम लिया जाए। ठीक है। जबकि आम माइक्रोस्कोप जो लैब में यूज होती है, जिसे ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कहते हैं, आम हमारी लैब्स में पड़ी होती है, ये विजिबल लाइट यूज करती है। हम विजिबल लाइट की मदद से देख सकते हैं। हमारी जो आंखों की रेटिना है ना, हमारी आंखों की रेटिना में दो तरह के रॉड्स हैं। ये रॉड्स विजिबल लाइट के बारे में सेंसिटिव हैं, बाकी किसी लाइट को ये सेंसिटाइज नहीं कर सकते। ठीक है। तो विजिबल लाइट की वेवलेंथ याद रखनी है, रट्टा लगाना है, इसको याद रखना है, 400 टू 800 नैनोमीटर होती है। और ये वेवलेंथ एटम से बड़ी होती है। ये वेवलेंथ क्या होती है? एटम से बड़ी होती है। ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ समझ लें। वेवलेंथ कहते हैं क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ का डिस्टेंस, दिस इज वेवलेंथ। तो ये कितनी होती है? 400 टू 800। ये एटम से बड़ी होती है। यानी एटम कहाँ होता है? एटम इतना सा होता है, छोटू सा। इस वेवलेंथ के मुकाबले में इतना सा एटम है। सो ये विजिबल लाइट एटम से स्ट्राइक ही नहीं करती, टकराती नहीं, ये उसके ऊपर नीचे से गुजर जाती हैं। तो ऐसी किसी चीज की भी को विजिबल लाइट से नहीं देखा जा सकता जो चीज उसकी वेवलेंथ से छोटे साइज की हो। ठीक है। हाँ जी बॉस, बुक्स पे 350 से 750 भी दिया होता है। इट्स ओके, दोनों कबूल हैं। दोनों में क्योंकि बुक्स पे अवेलेबल हैं, तो जितने भी केमिस्ट्री के हम टीचर्स हैं, ऑब्वियसली हमने अपनी रिसर्च तो हमारी आपको पता है कितनी होती है, तो हमने बुक से ही ऑब्वियसली जो अंग्रेज वगैरह उनकी बुक से ही हमने पढ़ा होता है। सो किसी ने कुछ 400 से 800 लिखी, किसी ने 350 750, दोनों ही ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट है साइज ऑफ एटम्स। साइज ऑफ एटम्स में आप एटम को अगर यूं स्फीयर समझें और ये इसका सेंटर ले लें, तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड डायमीटर। क्या कहते हैं इसको? डायमीटर कहते हैं। तो एटम का जो डायमीटर है वो, ये मैंने बड़ा एटम करके बनाया है। इसका मतलब ये ना समझना है पहले आपने सर ने छोटा बना दिया बड़ा करके, तो ये बड़ा एटम मैंने बनाया आपको समझाने के लिए। तो एवरेज, जारी बात है, कुछ एटम साइज में बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन एवरेज डायमीटर इतना होता है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर। यहाँ पर एक और कहानी है। पर्टिकुलरली फीमेल को ये इशू है, उन्हें ये नंबर्स का पता नहीं चलता। ध्यान से मेरी बात सुननी है, ध्यान से बात सुननी, बहुत पते की बात कर रहा हूँ, बिकॉज ये आगे बड़ी जगह यूज होनी है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी ये चीजें यूज होती हैं और भी कैलकुलेशन में यूज होती है, तो ध्यान से सुने। 10⁻⁻10 मीटर, मीटर बीच में शामिल है। इसको एंगस्ट्रॉम भी बोलते हैं। एंगस्ट्रॉम ग्रीक जुबान का, यूनान की जुबान का रूफे तहज्जी है, लेटर है जैसे एबीसी होते हैं। तो ये यूनिट ऑफ लेंथ है, जैसे फुट या मीटर यूनिट ऑफ लेंथ होती है, इस तरह एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ लेंथ है। कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। सो इसको हम 2 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान से सुने,
2 × 10⁻⁻10 को हम यूं भी लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻9 और 10⁻⁻1, माइनस पावर जो -10 है ना, उसको तोड़ के यूं भी लिख सकते हैं, -9 -1। तो ये ऐड होके -10 बन जाएगी। ठीक है, जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती है। तो -9 प्लस -1, तो वो -10 बनेगा, याद रखें। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ इसको लिखने का क्या मकसद है, ये जो 10⁻⁻9 है, अब मैं मीटर नहीं साल लगा रहा, अब मैं मीटर नहीं लगा रहा। 10⁻⁻9 को नैनो बोलते हैं, इसको प्रीफिक्स बोला जाता है। आपने नाम सुने हैं, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, नाम सुने? प्रीफिक्स हैं, नेट पे मिल जाएंगे, याद कर लो बच्चों उसको, याद कर लो अपने ऊपर, अपने ऊपर एक एहसान करो, प्रीफिक्सेस को याद कर लो जिसको याद नहीं है। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इतने आपको आने चाहिए। ये प्रीफिक्स हैं। प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जो 10 की पावर, किसी चीज की 10 की पावर की जगह उसको हम लिख देते हैं, दिस इज प्रीफिक्स। तो शाबाश, ऑलरेडी याद है, वेरी गुड भाई। प्रीफिक्स किसी चीज का यूनिट नहीं होता, एंगस्ट्रॉम यूनिट है लेंथ का। क्यों? क्योंकि इसमें मीटर काउंट हो रहा है बीच में, एंगस्ट्रॉम प्रीफिक्स नहीं है, इसमें मीटर काउंट हो रहा है। लेकिन प्रीफिक्स में यूनिट काउंट नहीं होता, सिर्फ ये वैल्यू आती है। तो 10⁻⁻9 की जगह नैनो लिख दिया, और ये जो 10 की पावर -1 है, ये नीचे जाके +1 हो जाएगी। तो 2/10, सिंपल से अल्फाज में बोल रहा हूँ, 2/10, 0.2 आ जाएगा। सो इसलिए मैंने इसको इसमें चेंज कर दिया। ठीक है, ये लेक्चर रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, जिसको इशू हो वो ध्यान से भी सुन सकता है, आगे चलता है। वो रोक रोक के भी लेक्चर को सुन सकता है। मैसेज इनकी किस साइज की होती है? 10⁻⁻27 से लेकर 10⁻⁻25 kg, इसके बीच बीच में एटम्स की मैसेज होती हैं। ठीक है, तो इसी वैल्यूज को, दोनों को हम उसमें भी लिख सकते हैं, ग्राम में भी। वो कैसे? किलो भी प्रीफिक्स है, ये पावर प्लस वाला है। वो जो मैंने आपको पीछे बोले हैं, वो 10 की पावर माइनस वाले हैं सारे। ठीक है, और 10 की पावर प्लस वाले प्रीफिक्सेस भी बच्चों याद करने हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है 10⁻3, किलो बोलते हैं इसको। 10⁻6, मेगा बोलते हैं इसको। 10⁻9, गैगा बोलते हैं। ये बस 3 इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव वाली साइड, ये याद कर लेना। तो इसकी जगह अगर आप 10⁻3 लिखेंगे तो ये किलो खत्म हो जाएगा, और इन वैल्यूज को क्या होगा, 10⁻3 प्लस में है तो ये माइनस में है 27, तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो 24 रह जाएगा, इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये 22 रह जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस एक दूसरे को काट देते हैं। ये स्टूडेंट बुक्स के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ओके, डोंट वरी। बुक्स का टाइम नहीं है अब आपके पास, बुक से तैयारी मैं आपको जरूर रिकमेंड करता, अगर 3 से 4 माह होते। बुक को स्मार्टली तैयार करना पड़ेगा, उतना उतना पढ़ना है, उतना करना है, फोकस्ड करना है जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। वो मैं आपको एक दिन में कैसे बताऊं, मुझे समझाओ। ऐसे टॉपिक सामने आएंगे तो बताऊंगा ना कि एक एक चैप्टर से क्या क्या चीजें करनी है। ठीक है, इसलिए कहता हूँ सेशन बच्चों ज्वाइन करो। मॉलिक्यूल पे आ जाते हैं।
मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। सब्सटेंस कौन होता है, ऊपर देख के आए हैं, ऊपर अभी पढ़ के आए हैं। एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। सईदा कुरैन शाह, बच्चे मुझे कुछ बेसिक्स तो आपको बता लेने दो। आज मैंने आपको एंगस्ट्रॉम बताया है, आगे कहीं बताऊंगा अब मैं एंगस्ट्रॉम? मैं आपको यही कहूंगा ना बच्चों, हम पढ़ चुके हैं। आज मैंने नैनो पढ़ाया है, आगे पढ़ाऊंगा। समझते हैं बात को कि नहीं? आज मैंने एलिमेंट कंपाउंड डिफाइन किया, आगे कभी आए तो बताऊंगा ये क्या होता है? नहीं बताऊंगा ना। तो बेसिक्स चल रही हैं बच्चे, ठीक है। टीचर्स की स्ट्रेटजी होती है बच्चों, समझा करो बातें। मैं आज से ही आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं कहूँ ऐसे ही लोग कर रहे हैं आप। मुझे अफसोस होता है, दुख होता है। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, 2-2 हज़ार रुपए वो कहते हैं जी आपको तैयारी करवा देंगे, या कुछ लोग ज्यादा भी फीस ले लेते हैं। आपको भेज देते हैं थोड़े बहुत नोट्स, आपको पेपर भेज देते हैं, आपको कहते हैं जी इसको वो अटेम्प्ट करें, फिर आपको की भेज देंगे, और वो काम चल रहा है, बड़ी स्पीड से काम हो रहा है। आप बच्चे भी समझते हैं 2 हज़ार में पूरी तैयारी हो रही है, और क्या चाहिए। बच्चों ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, ये मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा, ये वाला फ्री है, ये मैं शेयर कर दूंगा। तो मैं इस डेफिनेशन में स्टूडेंट्स को फंसा लेता हूं, मैं कहता हूं प्योर सब्सटेंस किसको कहते हैं, तो आपको आज पता चल चुका है कि एलिमेंट और कंपाउंड को कहते हैं, और मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल में मेन फर्क क्या है, अक्सर सवाल हम पूछते हैं, इंटरव्यूज में पूछते हैं, एग्जैक्ट नहीं बताते, टू द पॉइंट स्टूडेंट्स नहीं बताते, या गलत बता देते हैं। एटम कैन एग्जिस्ट एंड कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, और कोई बात ही नहीं, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट। एटम सिर्फ एलिमेंट का होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम के साथ एलिमेंट बतौर आता है डेफिनेशन। मॉलिक्यूल दोनों का हो सकता है, एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है, मोहम्मद अरसलान की डेफिनेशन है, हमारे पास टाइम शॉर्ट होता है, लेकिन मैं इसको कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने अक्सर ये सुनी है पर ये गलत है बच्चों, ये डेफिनेशन गलत है। मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। भाई हीलियम जो होता है, हीलियम और नियोन आर्गोन, क्या उसका उसके मॉलिक्यूल्स भी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं? वो वो तो अकेले के लिए एटम्स नहीं। नोबल गैसेस के अलावा, अगर आप ये डेफिनेशन नोबल गैसेस के अलावा कहें तो फिर ठीक है, लेकिन आप कहें कि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन ये है तो ये गलत है। इसके साथ फिर आप ये लिखो कि सर ये मैं डेफिनेशन ना नोबल गैसेस के अलावा कह रहा हूँ, फिर ये बताओ मुझे साथ। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लैरिटी हो गई, ये डेफिनेशन गलत है। मॉलिक्यूल एक एटम का भी होता है, जरूरी नहीं है कि वो कॉम्बिनेशन हो। हाँ अगली बात ठीक है, ये बात ठीक है, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, दिस इज ओके। एटोमिसिटी कहते हैं एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स को, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। होमोटॉमिक हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं। होमो में सेम एटम्स होते हैं एक ही एलिमेंट के, और हेट्रो में डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। जैसे ओजोन की एग्जांपल हमने पढ़ी, वो होमोटॉमिक है, और वाटर हेट्रोटॉमिक है। फिर मॉलिक्यूल की टाइप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स।
मोनोटॉमिक, डाइटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीटॉमिक, ये तो आप समझते होंगे। हेमोग्लोबिन एक ब्लड प्रोटीन है, इसकी एटॉमिसिटी 10,000 है, और ये हाइड्रोजन के एक एटम से 68,000 गुना भारी है। एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। सो मॉलिक्यूल मैक्रो भी हो सकते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ऊपर वाली जो एग्जांपल्स हैं वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की थी, ये मैक्रो मॉलिक्यूल की है हेमोग्लोबिन। और आपको पता होगा ये ब्लड में मौजूद होती है और ऑक्सीजन को सप्लाई करती है लंग से लेकर बॉडी तक। और इसका सेंट्रल एटम जो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, दैट इज कौन होता है? आयरन। शाबाश, ठीक है। अब एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, सर ये जो अब किसी ने ये शरारत की होगी उसके साथ इसके किसी इंटरव्यू में पूछ लिया होगा या कहीं, तो नॉलेज को अप्लाई करना सीखना है, ये एक और स्टेप होता है सेकंड। अब ये हाइड्रोजन से 68,000 गुना भारी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का कंपैरिजन क्या है? ठीक है, क्वेश्चन है कि वन मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन ये हीलियम एटम से कितने गुना भारी है। तो एक हीलियम एटम हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होता है। हीलियम का मास होता है 4 AMU, तो इसको आप 4 पे डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा ना बच्चों, वो आ जाएगा रिलेशनशिप किसका? हेमोग्लोबिन का हीलियम के साथ। समझ गए? ये कुछ मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स हैं। एक्चुअली इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं, याद रखें। ये हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है। ये फास्फोरस का है, ये सल्फर का है, ये H2SO सल्फ्यूरिक एसिड का है, ये ओजोन का है। अगर मैं आपसे कहूँ ये मॉलिक्यूल हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं, क्वेश्चन सुन लो दोबारा, ये मॉलिक्यूल हैं या मॉलिक्यूलर फार्मूला हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूल तो मैं देख ही नहीं सकता। ओजोन मॉलिक्यूल, अगर आपके सामने ओजोन गैस है, मॉलिक्यूल देख सकते हो? नहीं। तो आप किस चीज को कैसे कह सकते हो वो ओजोन है? तो ये इनके फार्मूला है, याद रखें। तो हम मॉलिक्यूल्स को उनके फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। ठीक है, इनके बारे में आगे बात होती है। ये एक्चुअली आयनिक, ये बात याद रखें, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे ही मैंने आयनिक कंपाउंड बोला है, आपके माइंड में NaCl तो जरूर आ रहा होगा और कुछ आयन आए। तो NaCl का स्ट्रक्चर कभी देखा है? वो जो NaCl का स्ट्रक्चर देखा है, पॉजिटिव आयन के साथ नेगेटिव आयन होता है, फिर नेगेटिव के साथ पॉजिटिव होता है, फिर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव होता है। बोले ऐसा होता है कि नहीं? इस तरह नहीं होता। अगर आप ग्रीन वाले को कहें ये नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो ये साथ साथ नहीं होते। बोलो ऐसे होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। तो बताएं, यहाँ कोई इंडिपेंडेंट चीज नजर आ रही है जो आजाद हो, जिसका दूसरे से कोई कनेक्शन ना हो, जो दूसरे के साथ अट्रैक्ट ना हो रहा हो, आयनिक बॉन्ड से दूर हो? तो ये तो सारे आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें से कोई पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं। तो आयनिक कंपाउंड में आयन्स होते हैं, उनका आपस में आयनिक बॉन्ड होता है।
उसमें इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स नहीं होते, सो हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स नहीं होते। अगर इनके मॉलिक्यूल नहीं होते तो फिर इनका जो फार्मूला है उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हो? नहीं, इनके फार्मूला को हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट बोलते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से, पढ़ पढ़ के। ज्यादातर याद रखें, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा कि ये आयनिक है और ये इनमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते। दूसरी तरफ देख लो, वाटर की एग्जांपल यहां दी गई है। वाटर में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये नजर आ रहा है आपको? इन तीनों का ग्रुप होता है, फिर एक और ग्रुप होता है, फिर एक और इन ग्रुप्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूर होती है, लेकिन कोई कोवलेंट या आयनिक बॉन्ड नहीं होता, कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता। सो ये ग्रुप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं। पानी का एक ड्रॉप ही होगा, उसमें ये तीन तीन एटम्स के ग्रुप इंडिपेंडेंटली, सो हम वाटर में कह सकते हैं कि क्या मौजूद है? मॉलिक्यूल्स, ये आइंस नहीं है। तो बच्चों समझ गए मॉलिक्यूल में और फार्मूला यूनिट में फर्क समझ गए? फार्मूला यूनिट एक्चुअली क्या होता है? केमिकल फार्मूला होता है। किसका? आयनिक कंपाउंड्स का। और इसकी डेफिनेशन क्या है? ये इंपीरिकल फार्मूला होता है एक्चुअली। मैं उसको डिफाइन करता हूं आगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इंपीरिकल फार्मूला होता है आयनिक कंपाउंड्स का, सॉरी फार्मूला यूनिट। और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ये किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है। और मॉलिक्यूल किस में हो सकता है? एलिमेंट का भी हो सकता है, कंपाउंड का भी हो सकता है। ठीक है। एक चीज है और, बाकी आयन का तो आपको पता है कि टाइन और एनायन, मेरा ख्याल है आप अच्छी तरह समझते हैं। सो मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा। अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे कल बता सकते हो या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो कि सर इस बात की समझ नहीं आई। तो मैं आगे चलता हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, यहां पर स्टूडेंट्स फंसते हैं। मॉलिक्यूलर आयन, ये मैं आयन की टाइप्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? मॉलिक्यूलर आयन सिंपल है, एक ऐसा आयन जो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करके या ऐड करके बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन। एक बात इसमें याद रखनी है, मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल से बनता है। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना है या उसमें ऐड करना है, एक निकाल सकते हैं या दो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस इज मॉलिक्यूलर आयन। ठीक है? क्या इसको मॉलिक्यूलर आयन बोल सकते हैं? जल्दी से जवाब देना। बोलो, ये मॉलिक्यूलर आयन है? जल्दी कमेंट करें, शाबाश, जल्दी करें जल्दी। बाकी भी बोलें। नीला है, शानजा है, शाबाश। फायजा ने बोला, बिनत इरफान ने बोला, मेहरान ने बोला, उम्मे फरमा ने। दो लोग तो कह रहे हैं यस, उन्हें मुबारक हो, वो गलत कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, मैंने क्या डेफिनेशन बताई है? मॉलिक्यूलर आइन, मॉलिक्यूल
से बनता है। मॉलिक्यूल में दो इलेक्ट्रॉन ऐड करें या दो निकालें या एक करें एक निकालें या उससे ज्यादा निकालें तो मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इसमें से मुझे बताएं कि इसका मॉलिक्यूल कौन सा है। ये दो इलेक्ट्रॉन जो इसमें मौजूद हैं, ये चले हम साइड पे कर देते हैं कि ये नहीं है। अब बताएं, ये कोई मॉलिक्यूल है? CO3 कभी सुना है? न, नहीं, नजर तो आ रहा है ना कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, चार्ज तो नजर आ रहा है, ठीक है मान लेते हैं दो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो ऐड हुए हैं वो जरा साइड पे कर लें, उसको छुपा लें, चार्ज को छुपा लें, और देखें कि ये जो है CO3, ये किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला है। आपने कभी केमिस्ट्री की हिस्ट्री में पढ़ा है CO3? पढ़ा है? मुझे बताओ। नहीं पढ़ा? अगर CO2 लिखा होता तो ठीक था, फिर मॉलिक्यूलर आयन है। अगर CO लिखा होता तो भी ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन है। ये मॉलिक्यूल ही नहीं है। मॉलिक्यूलर आयन के लिए शर्त जरूरी है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए। तो पहचान क्या है? चार्ज छुपा लो और देखो क्या ये फार्मूला किसी मॉलिक्यूल का बनता है। नहीं, हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, हम मॉलिक्यूलर आयन की एक्चुअली बात कर रहे हैं ना। हाँ जी, ट्रिक मेरी बातों को बच्चों सुने, अमल करें प्लीज। मैं नहीं, मैं आपको बताता ये चीज। सो आई होप क्लैरिटी हुई। मैं चाहता तो शू करके निकल सकता था यहाँ से। मैं आपके बेसिक्स ठीक कर रहा हूँ, ठीक है? ये ना समझना अभी हमने दो चार पेज किए हैं तो हम क्या करेंगे। पहले अपने बेसिक्स तो ठीक कर लो। इंटरव्यू में रुला देते हैं। काम पे टांग रही होती हैं। मैंने देखा है बच्चों, काम पे टांग रही होती हैं। क्यों रुलाते हैं? वो बेइज्जती करके भेज देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कल दे दूंगा, आज टाइम हमारे पास शॉर्ट है। एक मेरे दोस्त की इंटरव्यू की वो थी बात, ठीक है? तो ये मॉलिक्यूलर आयन है। कुछ आइंस ऐसे होते हैं जो ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और उनके ऊपर कोई चार्ज होता है, और वो किसी मॉलिक्यूल से नहीं बने होते। जैसे सल्फेट, जैसे कार्बोनेट। अभी ये कार्बोनेट का फार्मूला है ये वाला, ठीक है? तो ये नीचे वाले की एग्जांपल में आता है, ये ऊपर नहीं आता। और बाइकार्बोनेट, और ये उसका फार्मूला है। तो ये हैं ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज। ये भी आयंस कहलाते हैं, इनको रेडिकल्स भी बोला जाता है। फार्मूला यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ मैं आपको ये चीज पहले करवाता हूँ, इंपीरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या डिफरेंस है। empirical formula represents simplest whole number ratio of atoms of elements in a compound। ठीक है, मिसाल के तौर पे C2H5, ये किसी का मॉलिक इंपिरिकल फार्मूला हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। कहाँ से हमें पता चला कि ये हो सकता है? बिकॉज इस ये फार्मूला शो कर रहा है कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में 2:5 की रेशो है। यानी दो एटम्स अगर कार्बन के हैं तो 5 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। अगर 20 एटम्स कार्बन के हैं तो 50 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। अगर 200 एटम्स कार्बन के हैं तो 500 एटम्स ऑक्सीजन के हैं। ये रेशो कुछ होगा। ये रेशो सिंपलेस्ट है।
सिंपलेस्ट रेशो होनी चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर 4 4 लगा दूं नीचे, HC4H4, बताओ क्या ये इंपिरिकल फार्मूला है? नहीं। क्यों? सिंपलेस्ट नहीं है। ये 4 4 से कट सकता है, 1 1 आ सकता है। दिस इज नॉट सिंपलेस्ट रेशो, दिस इज नॉट इंपिरिकल फार्मूला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ऑप्शंस दी होंगी, इनमें से इंपिरिकल फार्मूला कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो डेफिनेशन पे गौर करना है। ठीक है, सिंपलेस्ट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर किसको कहते हैं? पॉइंट वाला ना हो, सादा लफ्जों में कह लें बटे वाला ना हो, पॉइंट वाला ना हो, उसे होल नंबर कहते हैं। ये फार्मूला मैंने लिखा है, कट किया हुआ है, इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या ये इंपिरिकल फार्मूला है? अगर नहीं है तो रीजन बताओ, अगर है तो भी रीजन बताओ, कमेंट करो जल्दी, शाबाश। जागना पड़ेगा, जाग के कमेंट करना है। इट इज नॉट होल नंबर, 3.5 आ रहा है, फ्रैक्शन है। छा गए हो, छा गए हो, बस यही वजह थी बच्चों। आई होप फार्मूले से मार नहीं खाओगे अब आप। इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल किसी भी सब्सटेंस का हो सकता है, तो उसके एक्चुअल नंबर को शो करता है। ये रेशो को नहीं शो करता, ये एक्चुअल नंबर को शो करता है जो मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं। जल्दी से कमेंट करना है, पहले इंपिरिकल फार्मूला पता चलता है या मॉलिक्यूलर? कमेंट करना है जल्दी से। इंपिरिकल पहले पता चलता है, मॉलिक्यूलर चलता है? जो बच्चे कह रहे हैं मॉलिक्यूलर पता चलता है, उनके लिए सॉरी है, वो गलत कह रहे हैं। इंपिरिकल फार्मूला पता चलता है, शाबाश। बच्चों ये क्लियर रखना है माइंड, मैं आपको समझाऊंगा कैसे पता चलता है। ठीक है, तो बेसिक्स अपनी ठीक हमने करनी है, उसके बाद इंशाल्लाह हम स्पीड से भी चलेंगे। इंपिरिकल फार्मूला केमिकल एनालिसिस से पता चलता है, यानी क्वालिटेटिव एनालिसिस जिसमें एलिमेंट्स का पता लगाते हैं। इसके लिए एक टेस्ट बड़ा मशहूर है, लिसाइन टेस्ट। इससे पता चलता है कंपाउंड में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस से पता चलता है कि उन एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी कितनी कंपाउंड में मौजूद है। तो इन दोनों की मदद से हमें इंपिरिकल फार्मूला पता चलता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको आज आइडिया दूंगा, हिंट दूंगा, तो ये आपने खुद करना है कि कैसे इंपिरिकल फार्मूला निकालते हैं। ठीक है, फिर अगली बात, इंपिरिकल फार्मूला आयनिक और मॉलिक्यूलर कंपाउंड दोनों का हो सकता है। ठीक है, इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, इसको फार्मूला यूनिट भी बोलते हैं। इन केस ऑफ आयनिक कंपाउंड इंपिरिकल फार्मूला को क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, और आयनिक और मॉलिक्यूलर दोनों का इंपिरिकल हो सकता है। NaCl, ये इंपिरिकल फार्मूला है सोडियम क्लोराइड का, इसको फार्मूला यूनिट भी बोल सकते हैं क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। CH किसका इंपिरिकल फार्मूला है? बेंजीन का। और बेंजीन कौन है? आयनिक है। बेंजीन मॉलिक्यूलर, बेंजीन मॉलिक्यूलर है। ठीक है, शाबाश। तो ये ग्लूकोज का है, CH2। मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ आ जाते हैं।
मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है n मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला। तो इसका मतलब है कि आपको इंपीरिकल फार्मूला पता हो और n पता हो। n क्या है? मॉलिक्यूलर मास ओवर इंपीरिकल फार्मूला मास, दोनों को डिवाइड करें तो n की वैल्यू आ जाती है। किसी भी का मॉलिक्यूलर फार्मूला, उससे मास निकालनी है, इंपीरिकल फार्मूला, उससे मास निकालनी है, और दोनों को डिवाइड कर देना है तो n आ जाएगा। ठीक है, और n को यहां पुट कर देना है तो मल्टीप्लाई इंपीरिकल फार्मूला से। मसलन बेंजीन के केस में n आता है 6, तो इंपीरिकल फार्मूला आता है CH। तो पहले हमें इंपीरिकल फार्मूला पता चलता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पता चलता है। याद रखें, जो हमें पढ़ाया जाता है ना, थोड़ा उलट, वो गलत पढ़ाया जाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, ये इनके कंपाउंड्स हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी आयनिक कंपाउंड का नहीं होता, ये हमेशा मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का होता है। ठीक है, ये अब छोटी सी बात है, इसको भी हम कवर कर लेते हैं। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, जैसे N2 में और CO, दोनों में 14-14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोटॉप्स कहते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर और डिफरेंट मास नंबर या डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ये तो सिंपल सी बात है। मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइसोटॉप्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, या इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पे। तो याद रखें, एक एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं, इसका मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मास पर, मास पर। तो मास क्योंकि डिफरेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। मैं आपको बताऊंगा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के चैप्टर में कैसे मास डिपेंड करती है, मास फिजिकल प्रॉपर्टीज पर कैसे असरअंदाज होती है, हम वहां पढ़ेंगे। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड है। क्या हुआ है इनको? मास का फर्क है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई। ये मैं एग्जांपल कोई और दे रहा हूँ, ये आइसोटोप की नहीं है एग्जांपल, आइसोटोप की एग्जांपल नहीं है ये तो मैं डिफरेंट एलिमेंट्स की एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ कि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन मास, क्योंकि आइसोटोप्स का मास डिफरेंट होता है, सो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बाकी ये होते एक ही एलिमेंट के हैं। ठीक है। ये सोडी ने ये फिनोमिनन डिस्कवर किया था। देखिए किस तरह मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये नाम बस याद रखना है, इसने डिस्कवर किया। और आइसोटोप्स की तादाद ये याद कर लेनी है, रटा है। मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जिनमें एक ही आइसोटोप होता है, ये 5 हैं, बुक पे दिए गए हैं। बाकी और भी हो सकते हैं, अगर आप इंटरव्यू में जाओ तो 2-4 के और नाम याद करके जाना। ठीक है, बाकी रिटर्न के लिए 5 काफी हैं। नाम के 4 हैं, सॉरी। नाम कैसे याद रखना है? आर्सेनिक, आयोडीन, फ्लोरीन और गोल्ड। मैंने इसको आरिफ जी शॉर्ट करके लिखा हुआ है। इंटरव्यू में जाना तो 2-4 और याद करके जाना। फर्स्ट ईयर वाली बात बताओगे तो आपको खेड़ देंगे, वो भगा देंगे। फेल अलहदा करेंगे, बिस्ती अलहदा करेंगे। ठीक है। 280 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स हैं, 280, उसमें से 40 रेडियो एक्टिव हैं, बाकी 300 से ज्यादा आर्टिफिशियली तैयार किए गए हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। डिसइंटीग्रेशन का मतलब है आप जो नेचुरल आइसोटोप्स हैं इनके न्यूक्लियर को अल्फा बीटा या गामा रेस इनके ऊपर लगाएं,
और उनकी न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होगी, यानी न्यूक्लियर टूटेंगे, तो उससे 300 से ज्यादा आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। पांच इनके नाम, इनके फॉर्मूले याद कर लेने। पांच आइसोटोप्स ऐसे हैं जो अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। अर्थ क्रस्ट जमीन की ऊपर वाली लेयर को कहते हैं, जो तकरीबन 100 मीटर चौड़ी है, थिकनेस है 100 किलोमीटर। यहाँ जहाँ सरफेस पे हम खड़े होते हैं ना, उससे नीचे 100 किलोमीटर, तो राउंड में अर्थ क्रस्ट। तो इसका 50% ये चार बनाते हैं। जल्दी से देख लें, रिलेटिव एटॉमिक मास को जल्दी से देख लें। mass of an atom of an element as compared with carbon 12। कार्बन 12 का mass हम 12 AMU लेते हैं, ठीक है। और इसके साथ कंपेयर करके किसी दूसरे एलिमेंट की mass निकाली जाए तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक mass। AMU यूनिट है जिसे एटॉमिक mass यूनिट कहते हैं, ठीक है। AMU क्या होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, ये बात भी बच्चों ले जाओ। क्या मैथ के लिए किलोग्राम वाला यूनिट सही नहीं था, काफी नहीं था? अगर कार्बन के एटम का मास ग्राम में करें तो ये आता है 19.932 10 इज पावर -24 ग्राम। कितना ऑकवर्ड लग रहा है, कितना बोंगा सा ये वैल्यू लग रही है। क्या समझ आ रही है आपको इससे? हाँ, अगर मैं कहूं कार्बन का मास 12 है, 12 है, आप कहेंगे हाँ ये बात याद रखनी भी आसान है सर। इसको सर कैसे याद रखें सर, ये क्या है? तो बच्चों इसलिए किया गया। एटम की मास बहुत स्मॉल है, छोटी है। जो चीज छोटी होती है उसके लिए यूनिट छोटा यूज किया जाता है। जो बड़े डीलर्स हैं वो मार्केट से, वो फैक्ट्री से उठाते हैं, अगर सपोज चीनी, तो वो टन्स के लिहाज से उठाते हैं। जो किराने के स्टोर पे बेच रहा है वो किलो के लिहाज से बेच रहा है, और जो गरीब आदमी है वो पाव के लिहाज से खरीद रहा है। यूनिट बदलते जा रहे हैं, टन किलो पाव, जितनी कोई चीज होती है उस लिहाज से यूनिट होता है। एटम बहुत छोटे हैं तो ग्राम बड़ी यूनिट है, तो फिर क्या करें, छोटी यूनिट को ही लगाएं। तो क्या किया गया, इस वैल्यू को डिवाइड किया गया 1.661 10 इज पावर -24 से, तो आंसर आया 12। कितना मजे का आंसर आया। तो फिर ये कह दिया गया कि ये जो 1 AMU है ये इतने ग्राम के इक्वल है। 1 AMU का ग्राम से रिलेशन। अगर कोई एटम की मास ग्राम में दी है, उसको AMU में चेंज करना है तो कैसे करोगे, इससे डिवाइड कर दोगे, AMU में आ जाएगी, ठीक है। और AMU का एक तो ग्राम से ये रिलेशनशिप है, AMU का एवोगैड्रो से भी रिलेशनशिप है, 1/Na। AMU कहते हैं 1/Na को। आप करके देख लेना कैलकुलेटर पे, ये आंसर आएगा केजी में। ये स्टूडेंट्स ग्राम में करेंगे तो 10 इज पावर -24 आएगा। अगर इसके साथ किलो लगाएंगे तो फिर 10 इज पावर -27 बनेगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप किलो की जगह 10 की ताकत 10 की पावर 3 लिख के देख लें, ये 24 बन जाएगा और किलो खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्लोरीन 35, इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास 35 AMU है। इसको इसकी रिलेटिव आइसोटोपिक मास भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका आइसोटोप है 35। और क्लोरीन 37 की 37 AMU है, ये उसके दूसरे आइसोटोप की मास है। और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अगर कहा जाए, ये किसी आइसोटोप को मेंशन नहीं किया गया, तो फिर हम कहेंगे 35.5। इसको हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। और ये कैसे लेते हैं,
दोनों आइसोटोप्स को, की मास को, ये मास है, और इनकी रिलेटिव अबंडेंस, यानी कितनी परसेंटेज में ये पाए जाते हैं, उनसे हम निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो ये निकलती है क्लोरीन की 35.5। तो इसको आइसोटोपिक मास नहीं कह सकते, बिकॉज ये किसी आइसोटोप की नहीं है, ये एवरेज है। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास को हम फ्रैक्शनल भी कहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में आंसर आता है इसका। तो ये आगे नियोन की एग्जांपल है, और ये एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला है। आइसोटोप की मास को उसकी अबंडेंस से, दूसरा आइसोटोप की मास को अबंडेंस से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस करें, 100 पे तकसीम कर दें। अगर 3 आइसोटोप या 4 हो तो प्लस करते जाएं आगे। तो ये एक एग्जांपल है, ये डियर स्टूडेंट्स आपने खुद कर लेनी है। अब आप जवाब दे सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट क्यों यूज की जाती है? ठीक है ना। इसी तरह रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होती है, ये एक मॉलिक्यूल की होती है एएमयू में। रिलेटिव फार्मूला मास होती है, ये एक फार्मूला की होती है। और परसेंटेज ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं किसी भी कंपाउंड में? मैस ऑफ एलिमेंट आपने ऊपर रखना है, और मैस ऑफ कंपाउंड, जिस कंपाउंड में वो एलिमेंट है वो नीचे लिखना है, और 100 पे तकसीम कर देना है, तो परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, इस पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बोला, बिकॉज ये सिंपल सी बात है, फार्मूला है बस। तो हमारी क्लास स्टूडेंट्स एंड होती है। आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ सकता है। शुक्रिया फातिमा, हमारा टाइम जो है वो एंड हो रहा है। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। ये थी हमारा आज का लेक्चर बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।